Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा शुभी, कैसे हैं आप? I'm fine, sir. How are you? आई एम आल्सो फाइन बेटा. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द पॉलिटिकल साइंस. ओके, नाउ in the last class, as we should recall, we have discussed only basic about the Cold War era. Now we have to start the first topic about the Cuba Missile Crisis. Then we will study how the Cold War will going on from 1945 to 1991. In this first chapter, we will examine what was the main cause of Cold War. We will learn in this chapter what was the Cold War, what was the consequences of the Cold War, and how the challenges be faced at this time by two polar world. Two polar means USA and USSR. मतलब यूएसए और यूएसएसआर ने किस टाइप से चैलेंजेस को फेस किया, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो चैलेंजेस टू पोलर वर्ल्ड को दिया गया था वो नाम के थ्रू दिया गया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड द रोल ऑफ इंडिया इन नाम. ये कुछ ऐसा सिलेबस है, कोई बात नहीं. अभी हम पहले टॉपिक को शुरू करते हैं. ये कहानी तो आप एक बार जब सिलेबस पूरा ही पढ़ लोगे इस फर्स्ट चैप्टर का, तो आप अपने आप लिंक भी कर पाओगे उस चीज को, और फिर मैं भी हेल्प करूंगा कि कैसे आपको इंटरलिंक करनी है. क्योंकि ये जो इवेंट हुई थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, दैट इज occurred in 1961, but according to syllabus we have to study the first topic, that is Cuba Missile Crisis. but actually जैसे लास्ट क्लास में मैंने कुछ शेयर किया था आपके साथ में, ये जो इसके कुछ नोट्स टाइप से, तो आपने देखा होगा उस नोट्स में हमने पहले जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं कि हाउ द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड द कोल्ड वार. तो कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर एक दूसरे से लिंकिंग कर लेंगे कि किसके बाद कौन सी इवेंट अकर्ड हुई थी. ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ 1 या 2 साल में ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का, है ना. ठीक है, पूछने से कोई मतलब नहीं है अभी कि कब पूछा जाता है, अभी बोर्ड के एग्जाम बाद की बात है, पहले. ओके बेटा, क्यूबा 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 इज वेरी स्मॉल कंट्री दैट इज लोकेटेड इन this region. Are you able to see beta? Cuba is a Yes, small sir. country that is located in this country, in this region, that is just near the USA. USA, you know, full form United States of America, that is located in the North American continent. Then and USSR, that was the part of Asia as well as the Europe, that is much far away from the Cuba and USA also. है ना बेटा, कितना दूर था. देखो यूएसएसआर का रीजन यहाँ से इसके बाद से स्टार्ट होता है अगर देखें तो, है ना. बट द सिनेरियो इन 1961, दैट वाज इज क्यूबा वाज एज वेल एज इज कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्री. क्यूबा जो कि 1961 में भी था, एक कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्री था. तो कम्युनिस्ट एक वर्ड निकल के आया बेटा. तो हैव यू सम आइडिया अबाउट व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट, है ना. जो भी आपको कुछ भी कोई भी Yes, वर्ड sir. बेटा पढ़ने का वे ये रहेगा आपका कि एनी वर्ड व्हाट एवर आई स्पीक फ्रॉम माई माउथ, अगर आपको लगता है वो वर्ड मेरा सुना हुआ नहीं है या आई फॉरगॉट समथिंग अबाउट दिस, देन यू विल क्रॉस क्वेश्चन कि व्हाट यू डिड से अबाउट दिस वर्ड. कोई भी वर्ड होगा बेटा वो काम का होगा आपके, है ना. तो कम्युनिस्ट क्या होता है, ये के बारे में हम डीप में बाद में भी टॉपिक्स होंगे, बट ये टॉपिक एक्चुअली क्या है कि 11th में ये चीजें हमें बहुत डीप में हमें पढ़ना होता है कि आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट क्या होता था, डेमोक्रेसी तो हम 9th क्लास से पढ़ रहे होते हैं. तो सच काइंड ऑफ दीज वर्ड्स, अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई भी अगर डाउट है, देन यू कैन आस्क एनी टाइम, है ना, कोई भी वर्ड. तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं बेटा. Cuba have the ideology of communist in 1961 as well as at the present scenario it is also the communist country, just like the USSR. USSR in 1961 has also adopted the communist kind of the ideology, because in 1917 a great revolt that was occurred in USSR, and it converted from the capitalist ideology towards the communist.
तो 61 की बात करें तो बेटा यूएसएसआर इज कन्वर्टेड टू कम्युनिस्ट काइंड ऑफ द आइडियोलॉजी जस्ट लाइक द क्यूबा, एंड इन 61 इट वाज द एलॉय, मतलब क्यूबा क्या था, एक जस्ट लाइक द फ्रेंड था यूएसएसआर, एंड रिसीव द, जब इसका एक अच्छा फ्रेंड था यूएसएसआर का क्यूबा, तो डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड भी इससे एक्सेप्ट करता था. The a lot of support be provided by the USSR to the Cuba also, and the president in the 1961 he was Fidel Castro. तो ये 3 पॉइंट हमारे काम के हैं अबाउट द क्यूबा. तो एक अच्छा फ्रेंड था यूएसएसआर का, कम्युनिस्ट रूल कंट्री था. इट मींस द आइडियोलॉजी ऑफ द क्यूबा एंड यूएसएसआर दैट वाज सिमिलर, एंड द प्रेसिडेंट इन 1961 that was Fidel Castro. So we will compare the Cuba and the USSR, and in 1961 USSR as well as was also the communist country, and worried, उसको चिंता होती है बेटा 61 में यूएसएसआर को कि कहीं यूएसए जो कि काफी नियर है क्यूबा के, कहीं इन्वेड ना कर दे क्यूबा में. मतलब इस इन्वेड मींस गवर्नमेंट को डिप्लॉय ना कर दे, गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट को डिसमिस ना कर दे और उसको अंडर कंट्रोल ना ले ले. ये यूएसएसआर को काफी चिंता थी, केयर थी क्यूबा की 61 में. दैट्स व्हाई निकिता क्रुश्चेव, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर एंड द लीडर ऑफ यूएसएसआर डिसाइडेड टू कन्वर्ट, मतलब उसने डिसाइड किया कि 61 में कि क्यूबा को एक जस्ट लाइक ए रशियन बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट यूएसए कुड नॉट कन्वर्ट द गवर्नमेंट एज हिज डिजायर. अब अगर वो यूएसएसआर क्यूबा में बेटा अपनी रशियन बेस को डिप्लॉय करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, क्यों करेंगे? बिकॉज दे यूएसएसआर वांट्स टू कंट्रोल द क्यूबा एंड एस्टेब्लिश द आर्मी बेस, so that USA can be come under the range of USSR. ठीक है, तो 1961 में USSR एस्टेब्लिश करता है अपना आर्मी बेस इन द क्यूबा, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यूएसए बिकेम अंडर द फायर फ्रॉम द क्लोज रेंज, जो कि एक पीरियड ऐसा था जहां पर कोल्ड वार दैट वाज ऑन द पीक इन 1961. तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा कि यूएसए को काफी चिंता हो जाएगी, और ये जो एक्टिविटीज हुई, मतलब कि क्यूबा में आर्मी बेस एस्टेब्लिश किया यूएसएसआर ने, आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर 3 वीक्स अमेरिकन्स और यूएसए became aware about the USSR action in the Cuba. After 3 weeks उनको पता चलता है, मतलब कि लगभग 21 डेज के बाद यूएसए को पता चलता है कि which kind of the activities performed by the USSR in Cuba. So the president at that time, John F. Kennedy, यूएसए में 61 में जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी सर थे, उन्होंने उनके जो एडवाइजर्स थे वो काफी रिलक्टेंट थे. मींस क्या था कि बोथ द पार्टीज यूएसए एंड यूएसएसआर वर नॉट इंटरेस्टेड इन द फुल रेंज्ड world war, because they both the parties have suffered a lot of in first and second world war. That's why both the alliance were not interested in the full scale war. So that's why USA request, you can say USA request to USSR to revert their Russian base as well as missiles, which were deployed by the USSR in the Cuba. In a one line, we will explain. Then in Cuba की एक जो भी स्ट्रक्चर थी वो हमें डिफाइन करना है. Then after, what kind of the activity performed by USSR, ये परफॉर्म करना है बेटा. Then after, what kind of the action taken by the USA, ये बताना है. इतना बताएंगे. That is the point of the Cuba missile crisis. ओके, इसका जो आउटकम हुआ, आउटकम मतलब जब यूएसए ने रिक्वेस्ट किया फ्रॉम द यूएसएसआर, देन क्या होता है कि यूएसएसआर विल बी एग्री टू कम बैक
from that point and return their missiles from Cuba to USSR. And the clash in between USA and USSR of this period will be known as the Cuba Missile Crisis. और ये जो पीरियड था बेटा, इस पीरियड में क्या होता है कि होल वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड हैज फेस्ड टू मेजर वर्ल्ड वार, फर्स्ट एंड द सेकंड, so the world, all the countries of the world were very nervous, very nervous, because both the sides were as the nuclear power in the 61. And all the countries thought if any war occurred from any side, then there will be a huge loss of the world, because in the first and second world war also there was no any atomic bombs. There were no any atomic bombs of this kind of the situation, है ना, क्योंकि 61 में दोनों ही ने, चाहे वो यूएसए हो यूएसएसआर हो, दोनों ने ही इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स को एस्टेब्लिश कर लिया था. अगर वॉर होता तो दोनों का नुकसान बहुत ज्यादा होता. तो ये चीज थी कि वर्ल्ड आउटकम्स के बारे में अगर बात करें तो ये आउटकम्स थे. और ये जो न्यूक्लियर 61 का जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, ये आपका पीक पॉइंट था कोल्ड वार का. देन इसके बाद से जो कोल्ड वार था वो थोड़ा स्लो कम होता चला जाएगा और 1991 में कोल्ड वार विल बी फिनिश आउट. इसको हम 5th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, 1991 सिनेरियो. तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में कुछ समझ में आया बिटिया? आगे मूव करें. यस सर. बेटा इसमें जो टॉपिक्स हम अभी कवर करेंगे उसमें पहला फर्स्ट वाज दैट वाज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जिसके बारे में हमने बात की अभी कि क्या था. देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द कोल्ड वार अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस. सेकंड अभी वी विल डिस्कस नाउ कोल्ड वार एरिना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ द सिचुएशन अकर्ड इन एट द पीरियड ऑफ द कोल्ड वार वी विल डिस्कस. देन व्हाई द सुपर पावर्स नीड एनी अलायंस, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे. और नाम कोल्ड वार एंड इंडिया. ठीक है, अभी बात आगे मूव करते हैं. लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या इस टॉपिक्स को थोड़ा समझा था क्या? इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स. डिड वी स्टडी अबाउट द नाटो? ओवरऑल इंट्रोडक्शन ये नहीं, नेटो के बारे में तो नहीं पढ़ा था बेटा. हम बात कर रहे थे इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंड ऑफ द Second World War, that was in 1945. When the Second World War finished out in 1945, then the world is categorized, or we can say in the world politics, two major dominant group will be occurred, just like USA and USSR. ये हमने बात करी थी in the last class. And now in 1947, USA, with the help of western country of Europe, as it is represented by yellow color, these yellow colors, these countries will come with USA, West Europe. These are the major country of West Europe will come with USA and make the NATO. What is the full form of NATO? North Atlantic Treaty Organization. Okay. And to counter this group NATO, इसका मोटिव क्या था अभी बात करेंगे. To counter this group of NATO, USSR with the help of Eastern European countries and Central Asia's country. Central Asia means beta? The Middle East. Middle East. Can you suggest
some name of the countries? So like Kazakhstan, Yeah, okay, good, Uzbekistan, good. ठीक Tajikistan. है, you know. Okay, these group will make Warsaw Pact. Warsaw Pact. Okay, this Warsaw Pact will be performed in 1956. देखो बेटा, कुछ टाइम लग गया इनको. 1947 में यूएसए ने तो नाटो ग्रुप को एस्टेब्लिश कर लिया था, बट अगर बात करें कि नाटो भी 1949 में फंक्शनली काम करने में फंक्शनली इसने काम करना स्टार्ट किया था 1949 में. बट वार्सा पैक्ट परफॉर्म इन 1956. थोड़ा टाइम लग गया उसे. तो वार्सा पैक्ट में कौन कौन से कंट्रीज थे, ठीक है, इतना काम का है बस. अगर हम बात करें नाटो, तो व्हाट आर द मेन मोटिव बिहाइंड द नाटो? कैन यू सजेस्ट सम पॉइंट्स इन दिस? नाटो बनाने का मेन मोटिव? So that, yes sir. Just tell me what will be the motive behind to establish the NATO? First part. So that so that all of them are together, and if any attack is launched on any one of the countries, the other neighboring countries can help each other. Very good. Well, in this group, those countries which will be participate in this group will promise to each one, if any attack by any another country of USSR alliance, then they will perform collectively action. This is this kind of the motive behind the NATO in 1949. And to counter this, Warsaw Pact will be performed by USSR and their alliance. Okay. Then after this period, USA will also make CETO, CETO and CENTO. These are the groups which will be made by the USA with the help of Central this is the CETO, CENTO. This is CENTO. Can you suggest the name of the CETO and CENTO? Southeast Asia Treaty Organization and Central. ही होगा यहाँ पे शायद. एक मिनट. CETO and CENTO. Central Treaty Organization. This is the Central Treaty Organization and the Southeast Treaty Organization. This is these two groups also made by the USA with the countries which belongs to Central Asia as well as the Central Asia also. Okay. Now, तो ये बेटा groups थे. These are the groups which are made by the USA and USSR. Now, question arise: why the small states which were decolonized after 1945 be joined in any both of two groups? Now, question arise: why the decolonized groups? You can say decolonized countries after 1945 were interested to join any one group after 1945. बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? Why they were interested to join any alliance? Because they wants to security. First reason was small countries required security. Second, economic development. थर्ड, और भी रीजन बता सकते हैं बेटा आप?
why the small countries interested to join any one alliance? Sir, supremacy against their local rivals or their immediate neighbors. Okay, very good. Local rivalries. ठीक है बेटा, आपने बुक को स्टडी किया है या फिर कहीं नोट डाउन तो नहीं किया ना नोट्स पॉइंट्स को? नहीं, बुक को ही पढ़ा है. बुक को किया है, ओके गुड. So these are the some points. That's why small countries were interested to join any one alliance. है ना? Main reason था protection या you can say security. तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है दोनों एक ही बात है जो आपने बोला है. ओके, तो दिस इज द पॉइंट. नाउ तो हमने इनके बारे में पॉइंट के बारे में बात की है और हमने इसको डिस्कस कर लिया है. नाउ क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अराइज, व्हाट वाज द कोल्ड वार. तो ये जो एक डोमिनेंट टॉपिक है इन दिस चैप्टर वी कैन से कोल्ड वार. तो we can say the cold war just like the competition. Cold war, that was a competition in between USA and USSR and their alliances, है ना. what kind of the competition, अब बात देखो कंपटीशन से ये क्लियर होता है कि it was not a fight, it not it and not a hot war, it was the competition. And now question arise, which kind of the competition in between US and USSR? So first kind of the competition, that was the to establish the military bases, military equipment, land holdings, है ना. And major dominant point was ideological competition. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पॉइंट आता है कि आइडियोलॉजिकल कंपटीशन को भी इनको रिप्रेजेंट करना था दोनों ग्रुप्स को कि वी हैव द गुड काइंड ऑफ द आइडियोलॉजी. तो बेटा अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए में जो एक था लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, and if we talk about the USSR, it means communist kind of government and socialism. तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज है क्या? यस सर. ओके, तो दोनों के बीच में ये कंपटीशन था कि यूएसए वांट्स टू प्रूव दैट लिबरल डेमोक्रेसी इज मच बेटर देन द बताइए इनमें से कौन सा कंपटीशन डेमोक्रेसी को किससे के साथ कंपेयर किया जा सकता है बेटा? शुभी? Democracy with No, I'm not asking the definition of the democracy, Shubhi. I'm just asking from which topic, communist or sociology? Sorry, hello. Sir, communism. Communalism. Okay. So USA wants to prove that liberal democracy is much better than the communalism kind of the government, and in the economic terms we have to compare with the capitalism and socio factor. Then USA also wants to prove that the capitalism is the much better than the socio factor of the economy. So this was also the kind of the competition in between the US and USSR. So these four things means not these four things. We are saying that Cold War, definition of the Cold War अगर बात करें बेटा, तो ये चार जो पॉइंट्स लिखे हैं इसमें सब डेफिनेशन है, और आई थिंक यू कैन easily read these points and every points will be clear, because all four points we have talked
in previous as well as now also. तो आप एक बार देख लेना इन पॉइंट्स को, मैं शेयर कर दूंगा बेटा, है ना। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आई विल डिफाइन द टर्म्स इन इजी वे, है ना। तो आप एक बार इसको देख लेंगे और मुझे लगता है कि आपने ये पढ़ लिया है बुक के थ्रू। तो आप देख पा रहे होंगे, कोई पॉइंट्स आप देख लीजिए एक नजर में नाउ। तो कोल्ड वार की बेटा डेफिनेशन काम की है और अप्रोक्स ऑल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप डेफिनेशन को बस याद रखें कि व्हाट वाज द कोल्ड वार, तो दैट इज ओके फॉर यू, और कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द एरिनाज, मतलब कि द पीरियड ऑफ द कोल्ड वार दैट वाज 1945 टू 1991। तो इन दिस पीरियड ऑफ द टाइम व्हाट काइंड ऑफ द सिचुएशन इन द वर्ल्ड सिनेरियो वी हैव टू डिस्कस इन दिस पॉइंट, एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार। ओके, ठीक है बेटा। तो पहला एरिनाज दैट वाज मच इंपॉर्टेंट which was सिचुएशन ऑफ द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। एक तो एरिना ये था बेटा, ये सिनेरियो था इन दिस पीरियड। सेकंड एरिना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना, कोल्ड वार एरा। सेकंड एरिना इफ वी डिस्कस दैट इज वेरियस, देखो इन दिस पीरियड 45 टू 1991, इन दिस पीरियड वेरियस रीजन्स आल्सो फेस द वार, various regions have faced the war, as we can say in 1950s to 1952 Korea crisis, North Korea and South Korea, they will be parts divided, and the Jawaharlal Nehru will interfere and help in the division of the Korea. So this was also the time, and in the Congo in 1960s, and different parts also facing certain kind of the wars. But there is no any war which is similar to the world war. That's why this kind of the war will be known as the Cold War only. Are you getting बेटा? तो इसमें हमें Yes, यही sir. बताना है कि in this Cold War arena, various kind of the wars occurred in different part of the world, but there is no any such kind of the war which can be compared with the world war. Okay, ये जो थोड़े एग्जांपल दिए हैं, कोरिया की जो वार थी 50 to 53, बर्लिन वार दैट वाज 58 to 60, कॉन्गो वार, these are the shooting wars, मतलब यहाँ पर काफी कैजुअलिटीज हुई थी, बट there is no any casualty which can be compared to world war. And in this period many countries also stopped their diplomatic relations with another country. जो डिप्लोमेटिक कंडीशन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस होता है इन बिटवीन द डिप्लोमेट्स, वो भी क्लोज हो गया था इन दिस पीरियड ऑफ कोल्ड वार। बट कह सकते हैं दोबारा से कि कम्युनिकेशन स्टॉप हुआ था, बट कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिससे कि वर्ल्ड वार जैसी कोई भी कंडीशन अराइज हो। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि एरिना में क्या हुआ था, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस को रोक दिया गया था डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू, और a lot of misunderstanding also will be arise in between the opposite allies. ठीक है, तो ये बेटा एरिनाज था कोल्ड वार के बारे में। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ द एरिनाज अकर्ड इन एट द पीरियड ऑफ द कोल्ड वार। So you can in this answer you can discuss 4 to 5 points: situation of the missile crisis, situation of the various kind of the crisis and the wars in different areas, and you can give the examples of these: Berlin, Korea and Congo. And you can also discuss in this point diplomatic communication. Beta, are you thinking, are you understanding these points? Yes, sir. ठीक है, आगे मूव करें। Yes, sir.
नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि वी आर सेइंग in this cold war period both the group US and USSR individually have a lot of power. They have lot of military, they have a huge amount of money, they also have a lot of resources. USA also had a resource as well as USSR was also capable to carry the resources, and also they have a atomic power in period of cold war. Then why these groups, yeah, we can say why these two countries were interested to make different kind of allies. वो क्यों छोटे कंट्रीज को अपने फेवर में करना चाहते थे? तो बेटा इसके 4-5 पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्या बात कर रहे हैं हम? Yes, sir. बताओ, जस्ट टेल मी व्हाट आई आस्क. So the two superpowers, USA and USSR, they had huge nuclear weapons and huge armies established here and there all over the world. And why were they so desperately in need of the smaller states? Like, what was the use of smaller states and their alliances? Okay, now give me the answer also. So basically to establish military bases that would be closer to the enemy state, that is to either USA or USSR. Then other vital minerals that these countries were deficient in, and vital resources. Then for ideological reasons, so that when these smaller states will also believe in either capitalism or socialism, so that for ideological supremacy basically. And so that's it. Okay, good. Okay, these are the points are written over there. Okay, first was the vital resources. Small countries have had a kind of the vital resources. Second was territorial territory, because they want to acquire the territory so that superpowers can launch their weapons and troops also, है ना? Locations from where they could spy, उन अनदर कंट्रीज की स्पाई करने के लिए भी उनको रिक्वायर्ड था स्मॉल कंट्रीज को एक्वायर करना और उनको एलाइज अपने एलाइज में ऐड ऑन करना. नेक्स्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट. स्मॉल कंट्री डेफिनेटली कैन गिव इकोनॉमिक support also, so that they can carry a lot carry military also. And last was ideological reasons. These are the 5 points which are much enough to write the 100 to 120 words answer. इससे ज्यादा लॉन्ग आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा? नाउ question is given in our syllabus in the book first chapter. The two superpowers and their allies were expected to behave as rational and responsible actors. Why? It means these two groups were dominant in the world scenario and have a capacity to destroy another country in easy way. Then why they were expected to behave as a rational? उन्हें समझदारी क्यों दिखानी थी उस रीजंस में? तो आंसर इजी वे में दिया है बेटा. टू हैव द अंडरस्टैंड द रिस्क इन फाइटिंग वार्स दैट माइट मैसिव, बिकॉज बोथ द पार्टीज नो. इसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं आई थिंक. बिकॉज बोथ द पार्टीज नो दैट इफ वन पार्टी विल take the action to destroy another party, then another party will also be capable to destroy another party, because both the parties have had nuclear weapons. That's why they have to rational, है ना? तो इसको आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं इस आंसर को, है ना? मेन पॉइंट इसमें है कि both the parties had nuclear weapons. एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई द बोथ टू साइड्स वर वरी दैट वार माइट अकर इन स्पाइट ऑफ
distant means क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा? Sir, that even if all the smaller states and all the allies try to act as rational players, there still can be a chance of war. And so, what did the two superpowers do to avoid these chances of war? Misunderstanding. In both the parties, or you can say allies, there can be a situation of misunderstanding. If any casualty occurred from one side, then it was the chance that another second party can misunderstand that kind of the casualty and can take the action. And in this scenario, it is the possibility to occur Third World War. That's why both the party have to normal. And so that's why वो क्या करेंगे, वो दोनों पार्टी come together and both the party will come to both the allies will come together, and these three agreement will be performed by both the allies, USA and USSR, so that there will be a minimum chance of next World War. These three treaty are important. First was limited test ban treaty. In this treaty, USA and USSR decided to not to perform next test of nuclear weapons. दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो क्या नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाएंगे in this treaty. And in the second treaty, nuclear non-proliferation treaty, it means they will not test or research and development of nuclear weapons. And in the third treaty, that was anti-ballistic missile treaty. Have you some knowledge, beta, about the anti-ballistic missile? No, sir. Anti-ballistic missile means, suppose कीजिए एक person है A and second person that is B. अगर A person ने B person पर अटैक किया, मतलब कुछ अटैक किया, तो B person इसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा उससे बचने के लिए? तो दैट इज द एंटी बैलिस्टिक मींस if allies A attack on allies B, then country or B allies, how the protect themselves by the attack of A. This kind of missile known as anti-ballistic missile. अगर इसको प्रॉपर वे में समझें तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ anti-ballistic missile which are stored various places of the country, and if any country attack, just like Pakistan or another country attack on India, then these anti-ballistic missile will be launched and will protect those kind of missiles. Is it okay? तो जब दोनों ही कंट्री के पास में सर्टेन काइंड ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक या न्यूक्लियर पार्ट्स थी, तो दोनों ही कंट्री को उस समय क्या बनाने की जरूरत थी? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल. बट इन्होंने टीटी के थ्रू अपने को बैंड किया, सो दैट दे विल नॉट एस्टेब्लिश और मेक न्यू काइंड ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल. कोई डाउट है बेटा क्या इन तीनों पॉइंट्स पे? No, sir. Now next point, that is beta challenges to bipolarity. Bipolarity means
power on two side. Bipolarity means power on two side. Actually, this time of Cold War, that was known as the bipolarity, and this bipolarity performed by USA and USSR, as you know. And this bipolarity will be challenged by certain kind of the groups. First group, that was known as NAM, non-aligned movement. And in the next further chapter, we will study about the China. China will also give the challenge to this kind of bipolarity. Now अभी स्टार्ट करना है नाम के बारे में, चाइना के बारे में सेकंड चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो non-aligned movement. In this movement, or we can say it was not a just like movement. It is given as a name of movement, but it was not a movement. It was a group. In real situation, it was a group which was established by the Jawaharlal Nehru plus Joseph Broz Tito. Joseph, बेटा इनके नाम आपको याद करने, आई थिंक कर लिया आपने. Have you learned and remember also Yes, name? sir. Have you remembered? Yes, sir. Great, Sir, very good. 5 countries I remember. Yes, sir. Okay, it's okay. Okay, three person. First was Nehru. Second was Joseph Broz Tito. That was from Yugoslavia. That time it was Yugoslavia. And the third person, that was the Gamal Abdel Nasser, belongs from the Egypt. These three persons were the friend in 1960s period. These three persons were the friend and decided to make a group that was known as non-aligned movement. And two persons of two countries. First was from Ghana, Kwame Nkrumah, and second was from Indonesia, who was Sukarno. आप कर चुके हो उसको, ठीक है. these two persons, Sukarno and Kwame, इन two persons ने सपोर्ट किया इस कंसेप्ट को, या इन three persons को, and this group now known as the NAM. And first meeting, that was in which year the first meeting performed by the NAM movement? 1961 in Belgrade. And here it was decided the groups or the countries who have decolonized, or any another country who wants to join this group can come and join our group. And the interest of this group, that was economic at that time, economic development. जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ बेटा, इसका मेन मोटिव क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिकॉज द कंट्रीज हु वर डिकोलोनाइज्ड हैव द सर्टेन काइंड ऑफ द इकोनॉमिक lacks because they were colonized. तो सर्टेन कंट्री जो भी थे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इसमें एड ऑन होते हैं. और second kind of the countries who were not interested to join any two groups, USA and USSR, they can also join the NAM. This was the situation to join the non-aligned movement. But in 1990s, but after the period of 1990s, the interest of this movement NAM also changed from economic to political. स्टार्ट तो इसका जो मेन मोटिव बिहाइंड नाम का था बेटा, वो दैट वाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट. बट 1990s के बाद में इसका जो इंटरेस्ट था, दैट वाज कन्वर्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल इंटरेस्ट.
if we talk about the last meeting of NAM, non-aligned movement, that was in 2017. That was in 2017 in Azerbaijan, West Asia's country. In Azerbaijan, it was the which meeting it was? So the latest meeting. It is 18. Okay, it was 18. It was the now these 4 to 5 points that are enough to explain the concept of NAM. Now question arises, what was the now question arises, how the India achieved, and how much the India achieved by the concept of NAM. Because you can see in the NAM movement, Nehru had a great kind of the role. So in this movement, India achieved a lot of, but the ideology of NAM that we convert from economic interest to political interest, and certain kind of the lacks also in the concept of NAM, which are not profitable for India as well as world scenarios. तो इसमें नाम के कंसेप्ट में बहुत सारी जो चीजें छूट गई, मतलब जो स्टैंड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इंडिया पर ब्लेम लगता है, इंडिया की आइडियोलॉजी पर एक ब्लेम लगता है। उसके बारे में हमें इसमें बेटा अभी डिस्कस करना है कि इंडिया को प्रॉफिट क्या हुआ नाम से, लॉस क्या हुआ इंडिया को, एंड व्हाई द आइडियोलॉजी ऑफ नाम बी क्रिटिसाइज ऑन वर्ल्ड सिनेरियो एज वेल एज द इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारा इस पॉइंट इसमें डिस्कस करना है। तो हम करेंगे अभी इसको स्टार्ट। इसके पहले के कुछ पॉइंट्स बचे हैं क्या कोई? चलो अब अभी नहीं स्टार्ट करते बेटा, अभी हम केवल इतना डिस्कस करते हैं कि विच पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द बिगनिंग, so that we can interlink the points of first chapter. In the last class we can talk, in the last class I think we have discussed the points which are written on the screen. In the last class we discussed how the Second World War occurred, in which group Second World War occurred. फर्स्ट ग्रुप दैट वाज एक्सिस पावर में कौन कौन से कंट्रीज थे, सेकंड ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज थे, एंड यूएसए एंड यूएसएसआर, टू ग्रुप्स विल बी अराइज ऑन द वर्ल्ड सिनेरियो। इमरजेंस इनका यूएसए एंड यूएसएसआर का इमरजेंस हमने देखा था इन द लास्ट क्लास। यूएसए ने जो ड्रॉप किया था बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी, उनके नेम हमने देखे थे इन द लास्ट क्लास। एंड how the activity be protected by the USA ने इस एक्टिविटी को कैसे प्रोटेक्ट किया था, and the world how the criticize this kind of the activity. Then after this Second World War, in the world two power, or we can say two power blocks will be arise or emerge, USA and USSR. This will be known as the Western Alliance and Eastern Alliance. We discussed today Western Alliance and Eastern Alliance. Which country will go to Western and which country go to Eastern Alliance, and why the small country will join these alliance. Here we have discussed NATO, Warsaw Pact, why these pacts or groups made by USA and USSR. We have talked about this. CENTO and CETO. We
talk about the Cuba Missile Crisis. What was the Cuba Missile Crisis? In this year it occurred. What was the name in this period of president in USA, Cuba, as well as in USSR? Name of the president, these are also important in the exam. Then what outcomes will occur after the end of Cuba Missile Crisis? In 1962, actually, in 1961, Cuba Missile Crisis will be occurred, and in 1962, it will be go back. Then after, definition of the Cold War, or we can say what kind of the situations in the Cold War. What kind of the arenas in the scenario, or we can say the scenario at the period of the Cold War from 1945 to 1991. So these 4 points we will explain. These were the scenario of Cold War. Why the superpowers need any allies? So USA and USSR, why wants to join, or we can say why they force to join another countries in their allies. तो ये 5 पॉइंट्स थे बेटा, इनकी वजह से वो छोटे छोटे कंट्रीज को ज्वाइन कराना चाहते थे. ये 2 क्वेश्चंस हैं जो किसी भी टॉपिक्स के अंडर में नहीं आ सकते थे, इसलिए इनको सेपरेट क्वेश्चंस को हमने इन क्वेश्चंस को लिखा है सिलेबस में. तो इन क्वेश्चंस के क्वेश्चन और उनके आंसर्स डिस्कस किए. These 3 kind of the treaty performed by USA and USSR to protect the world, so that any third world war cannot be performed, cannot be occur. That's what the 3 treaties के बारे में हमने बात की. Then non-alignment movement में who were the major dominant persons, we have talked about this. Then after, some basic information about the non-aligned movement, और further class में non-aligned movement के impact and India's role in NAM as well as in the Cold War we have to discuss. And then after, some important questions which are not directly written in this chapter we will discuss. Then after, your doubts in this chapter. In the second class, we will next class we can finish this chapter completely and can start also second chapter. Okay. Now, have you some doubt? Or any topic? No, sir. ठीक है बेटा.